बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर एमएससी प्रवेश सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो आज अपन बात करेंगे नव निश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म। तो मानव और पर्यावरण के बीच में अपन संबंध पढ़ते आ रहे थे। पहले तो नियतिवादी विचारधारा पढ़ी, उसके बाद संभववाद पढ़े, अब है नव निश्चयवादी। तो नियतिवादी तो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं और संभववादी मानव को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन नव निश्चयवादी जो विचारधारा है वो मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य की भावना है। तो भूगोल का कार्य मानव और प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों का विश्लेषण करना है। वर्तमान में न तो कठोर निश्चयवाद को ही पूर्ण मान्यता दी जाती है और न ही संभववाद को ही। निश्चयवादियों तथा संभववादियों के मध्य सामंजस्य की नई विचारधारा को नव निश्चयवाद कहा जाने लगा। अब इस विचारधारा के जो प्रमुख प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर, या ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कनाडा और यूएसए के अंदर अपने भूगोल के अच्छे प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख करके इस नव निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ग्रिफिथ टेलर ने अपने निश्चयवाद को 1938 में वैज्ञानिक निश्चयवाद, नव निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है तथा से सभी कुछ मनुष्य के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो प्रकृति केवल कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, उसमें मनुष्य अपना कार्य करता है। यदि मनुष्य अपने वातावरण के विपरीत रहकर कार्य करेगा तो उसे कुछ उपलब्ध नहीं होगा। यदि वातावरण के अनुसार कार्य करता है तो उसको बहुत कुछ उपलब्ध होता है। तो इसी विचारधारा से जुड़े हुए जॉर्ज टैथम तो ये कहते हैं कि संयमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं और नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर प्रतिक्रिया या समायोजन का प्रयोग करते हैं। तो टेलर ने 1920 में प्रकाशित अपने बहुचर्चित ग्रंथ ऑस्ट्रेलिया तथा 1951 में प्रकाशित 20वीं सदी का भूगोल में बड़े वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों को उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है। तो इन्होंने पहली विचारधारा दी थी कि मनुष्य किसी बड़े नगर के चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस की तरह है। तो इस विचारधारा के अनुसार यदि अपन देखते हैं तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस का सिपाही जो है चौराहे पर खड़ा रहता है तो वह यातायात के साधनों की गति को कम कर सकता है, लेकिन उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। उनको जिस दिशा में जाना होता है उसी दिशा में जाएंगे। दूसरा उन्होंने दिया है कि वातावरण के नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब वातावरण के नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, मानव चाहे कितना ही कुछ कर ले। तो इसके लिए उदाहरण यदि अपन देते हैं तो कनाडा और साइबेरिया का जो क्षेत्र है जो टुंड्रा प्रदेश में फैला हुआ है, सहारा का जो विस्तृत मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया की निर्जन मरुस्थलीय भूमि है, अंटार्कटिका की हिमाच्छादित महाद्वीप, यदि प्रकृति की आज्ञा माननी ही पड़ती है और विशिष्ट प्रदेश आगे वाले कई शताब्दियों तक आर्थिक विकास में बहुत पीछे रहेंगी। अंटार्कटिका में यदि कठोर परिश्रम विशाल पूंजी लगाकर रबर के पौधे लगा लें या साइबेरिया में मूंगफली की खेती करके योजना बनाई जाए तो क्या ये व्यवहारिक नहीं है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के समान उन्नति का ऊंचा स्तर टुंड्रा मरुस्थलीय प्रदेश का कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे प्रदेश में मनुष्य के विकास की एक निश्चित सीमा होती है। यदि उसके भीतर मनुष्य अपना आर्थिक सामाजिक विकास करता है और प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, फिर भी प्रभाव से जिसके कारण मानव उन प्राकृतिक सीमाओं के अंदर ही अपनी तकनीकी द्वारा आर्थिक सांस्कृतिक विकास कर सकता है। यदि मानव अपना प्रयास करे
तो सहारा का जो मरुस्थल है उसमें एक ऊंचा पर्वत खड़ा करके कृत्रिम बारिश बारिश करा सकता है, लेकिन वह संभव नहीं है। उसके लिए मानव को पता कितना ही व्यय करना पड़ेगा जो संभव नहीं है। इसी प्रकार अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो अगर कृषि क्रियाएं करना चाहता है तो लेकिन उसके लिए बहुत अधिक उसको व्यय करना पड़ेगा, बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सामान्य जो कृषि दशाएं पाई जाती हैं वो कभी भी नहीं हो सकती। तो इस आधार पर ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य समन्वय होना चाहिए, न कि एक दूसरे पर विजेता होना चाहिए। अब इसी विचारधारा को बढ़ाते एक विलरिज हैं, उन्होंने भूगोल में निश्चयवाद का कुछ सीमा तक रहना अनिवार्य है, क्योंकि यह सत्य है कि मनुष्य और स्थल की प्रक्रियाएं पारस्परिक होती हैं। क्योंकि मानवीय पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उसे मानव की परिस्थितियों का दास नहीं माना है। पृथ्वी पर मानवीय प्रदेशों का विश्लेषण यदि किया जाए तो मानवीय प्रदेश जलवायु पर्वतीय सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि मानव अपने सूझबूझ से के कार्य करते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। उस प्रदेश पर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसके बावजूद हम प्राकृतिक शक्तियों को भूल नहीं सकते। मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है कुछ सीमा तक, लेकिन उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फ्यूलर उन्हें अपनी पुस्तक पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल में मानवीय पक्ष पर अधिक ध्यान दिया है। उसने कहा है कि मानव परिस्थितियों का दास नहीं है, मानव परिस्थितियों का दास नहीं है। मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन कुछ सीमा तक ही कर सकता है। यदि उससे अधिक वो परिवर्तन करता है तो उसको प्रकृति की अवहेलनाओं का शिकार होना ही पड़ेगा। भूगोलवेत्ता और अन्य पर्यावरणविदों की भी यही मान्यता है कि यह विश्व एक अंतरिक्ष यान की भांति है, जिसकी अर्थव्यवस्था भी अंतरिक्ष यान की सीमित सामग्री की तरह ही है। तो भूगोलवेत्ता और पर्यावरणविद भी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष यान अपने अंतरिक्ष यात्रा करता है और उसकी जो ईंधन की जो सामग्री होती है जो सीमित होती है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और उन सीमित संसाधनों का ही मानव को क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। अब इनका जो नवीकरण यदि करते हैं तो वो भी समय लेता है। उत्पादित वस्तुएं प्रारंभिक तथ्यों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, पुनर्चक्रण लाने में और अधिक समय लगता है। यदि हमने संसाधनों का सीमित उपयोग नहीं किया तो मानव जाति उसी प्रकार से विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार पृथ्वी के धरातल से डायनासोर विलुप्त हो गए। तो इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण की पोषणीयता सस्टेनेबिलिटी को स्वस्थ बनाए रखना होगा। अब इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं स्ट्राडर महोदय ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में लिखा है कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए, और मानव भूगोल का जो नारा है वो प्रकृति की विजय या अधीनता न होकर उसके साथ सहयोग होना चाहिए। तो इसी प्रकार टेलर महोदय ने लिखा है कि मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र या मंद करने में सक्षम है, लेकिन वह यदि विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो फिर कहते हैं कि वो किसी बड़े यातायात नियंत्रक के समान ही हैं, जो उसकी गति में तो परिवर्तित कर सकते हैं, गति को कम कर सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी को उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की विचारधारा कहा है। औद्योगिकरण के कारण भी मनुष्य निर्ममतापूर्वक पर्यावरण का विनाश करता जा रहा है। तो मानव जाति को चाहिए कि विनाश की जो क्षतिपूर्ति पर्यावरण के विकास हेतु प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखे।
इसी प्रकार ब्रून्स हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य का जो घर आज धरती है भविष्य में भी रहेगा। मानव पौधों की तरह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वो पक्षी की तरह उन्मुक्त नहीं हो सकता। तो इस विचारधारा से भी यही अर्थ निकलता है कि मानव प्रकृति के मध्य क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। मार्टिन के अनुसार संभववादी और गतिशील नीतिवादियों ने जिन प्राकृतिक तत्वों की सबलता को स्वीकारा है, उस सच्चाई से मुँह मोड़ लेना, वास्तविकता से मुँह छिपाना होगा। मानव कल्याण की भावना युद्ध से नहीं बल्कि उससे सहयोग और समन्वय है। प्रकृति के साथ यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक विधि से उपयोग करे, मानव अपने बौद्धिक अनुभविक ज्ञान की सहायता से यदि भूतल का विकास करके अपने पर्यावरण में अनुकूल कर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर सकता है, तो वह उसके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। इसी प्रकार कार्ल सावर भी इसी अपने एक संशोधित नीतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और मनुष्य प्रकृति के मध्य समायोजन की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो ये भी यही कहते हैं कि मानव को प्राकृतिक वातावरण के मध्य क्या किया जाना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अब प्राचीन नीतिवादी तो अनुकूलन पर जोर देते थे और नव नीतिवादी जो हैं वो समायोजन पर बल देते हैं। तो मानव प्राकृतिक वातावरण के मध्य क्या किया जाना चाहिए, सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। अब इसी प्रकार एक अर्थशास्त्री जो हैं वो भी ये कहते हैं कि मानव जो है अब मानव जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और मानव के विकास को रोका भी नहीं जा सकता, मानव के विकास पर अंकुश भी नहीं लगाया जा सकता। तो मानवीय विकास के लिए आर्थिक संभावनाओं के बढ़ते क्रम को नहीं रोका जा सकता, मनुष्य को पुनः जंगली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए आर्थिक प्रगति आवश्यक है। हमें आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग अधिक करना चाहिए जिनका नवीनीकरण प्राकृतिक या मानवीय रूप से अधिक संभव हो। तो इसके लिए विकसित देशों में जैसे इस्पात या अन्य धातुओं को पुनर्चक्रीकरण में लाया जाता है, जल का भी पुनर्चक्रण आरंभ किया जाता है। तो पेट्रोलियम जनित रासायनिक जो पदार्थों का उपयोग कम, मतलब ऐसे संसाधनों का उपयोग कम करें जिनकी मात्रा सीमित है और उनके स्थान पर ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है। अब इस सौर ऊर्जा का जो उपयोग है न केवल खाना बनाने के लिए बल्कि मोटर या स्वचालित वाहनों के लिए भी इसका क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना। जैसे अपन वनों को काटते हैं तो एक वन काटते हैं तो उसके स्थान पर दूसरे यदि वन लगा देते हैं, दूसरा पौधा लगा देते हैं, तो भी पर्यावरण में उसकी क्या हो जाती है, क्षतिपूर्ति हो जाती है। यदि अपन विस्तृत खेती करते हैं और उस विस्तृत खेती में कम उत्पादन होता है, यदि अपन सघन कृषि अपना करके उस कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन लेते हैं, तो भी अपन इस प्राकृतिक वातावरण के मध्य क्या कर सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि तकनीकी अनुसंधान का उपयोग जंतुओं की संख्या कम करने पर भी, जैसे भारत में आज पशु भार को यदि अपन देखें तो सबसे अधिक पशु घनत्व पाया जाता है, लेकिन मानव को ऐसे पशुओं को पालना चाहिए जिनसे कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। तो इस दृष्टि से भी मानव और प्रकृति के मध्य क्या किया हो सकता है, सामंजस्य हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मैं आपको निश्चयवादी विचारधारा के बारे में समझाया है। तो आपने सुना, इसके लिए थैंक यू।